सबसे पहले तो जो विद्वज्जन हमारे मंच पर आसीन हैं, हमारे आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर ऋषभ जैन जी, हमारे आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र जी, हमारे विशिष्ट अतिथि गौरव नायक जी और इसका जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं संस्कृत की डॉक्टर रीता तिवारी, और इस कार्यक्रम का पूरा संयोजन जिन्होंने किया डॉक्टर वंदना द्विवेदी जी, आप सभी को नमस्कार प्रणाम है। इतना गौरवशाली मंच हमारे समस्त प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने है, ये हमारा सौभाग्य है। और 3 वक्ताओं को हमने सुना और बहुत ही अद्भुत व्याख्यान रहे तीनों के, और सभी ने जो विषय है कि वाल्मीकि रामायण की क्या सामाजिक उपादेयता है उसके बारे में उपादेयता अवदान कुछ भी कहे दोनों, मुझे लगता है बहुत भाषा विज्ञान की ज्ञानी मैं नहीं हूँ, पर मुझे लगता है उपादेयता वही हुई जो अवदान अगर आप कह रहे हैं। तो समाज को क्या सीखना है वाल्मीकि रामायण से, क्योंकि ये बात सही है जैसे कि पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि वाल्मीकि रामायण रची जा चुकी थी, फिर बहुत लंबे समय बाद क्यों तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का पाठ किया। आम भाषा में हम रामचरितमानस को ही रामायण आप किसी से कहेंगे तो वो उसी को मानता है, क्योंकि उस समय बोलचाल की भाषा जब वाल्मीकि रामायण रची गई होगी तो संस्कृत रही, उसके बाद भाषा में हिंदी और कहें कि अवधी में लिखी गई है रामचरितमानस। तो रामचरितमानस सबको आसानी से समझ में आ जाती है, और भाषा का काम भी संप्रेषण है कि जिस समय काल के समय ठीक से संप्रेषण हो सके। जैसे आज हम अगर वैश्वीकरण के दौर में हैं तो हमें अंग्रेजी बस इसलिए सीखनी है कि बाहर का व्यक्ति आके कुछ भी कह के अंग्रेजी में चला जाए और हमें कुछ ना समझ में आए, ऐसा नहीं। हमें अपनी भाषा पे गर्व होना चाहिए। हम प्रणम में है हमारी भाषा, संस्कृत, हिंदी और जितनी भी हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनका अगर आप आधार देखें तो वो कहीं ना कहीं संस्कृत से पनपी हैं। तो वो सभी नमनीय हैं, हम उनको अपने आचरण में लाएं, उनको जानें, पर उसके साथ साथ बाकी जो विदेशी भाषाएं हैं उन्हें भी जानने में कोई गुरेज नहीं है, बस इसलिए कि हमें पता होना चाहिए कि जब हम बाहर अगर मान लीजिए हम जाते हैं तो हम अपनी वो जो माध्यम है वो माध्यम बनाएं, और जब कोई आता है हमारे यहाँ तब भी वो माध्यम बना रहे। तो समय के अनुसार थोड़ा परिवर्तन हुए हैं। आज का जो विषय है इसमें एक तो वाल्मीकि रामायण क्योंकि संस्कृत में लिखी गई है, तो संस्कृत विभाग ने इसका आयोजन इस संगोष्ठी का किया, जिससे कि संस्कृत की उपादेयता क्या है, भाषा की उपादेयता क्या है, उसके संदर्भ में बात हो सके। पर उसका मूल बिंदु उन्होंने जो विषय लिया, शीर्षक जो है वो सामाजिक उपादेयता का है कि समाज में वाल्मीकि रामायण या हम जिस रामचरितमानस के माध्यम से जो रामायण के चरित्र हैं उनको समझते हैं, तो उनसे हमारे जीवन चरित्र में क्या हम समाज इन सब बातों की ज़रूरत आज के समय में बहुत ज़रूरी हो गई है। जैसा कि छात्राएं उठने लग रही थीं तो क्या है कि सबका उनकी रुचि समाप्त हो रही, क्योंकि दिन भर तो वो मोबाइल पे टिकटॉक और विभिन्न उसके वीडियोस ही बनाने में लगी रहती, रील्स बनाने में। तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम अपनी रील्स को कुछ अपनी संस्कृति और उससे जोड़कर बनाएं, जिससे कि वो विश्व देख रहा होता है। जब हम सामाजिक प्लेटफॉर्म पर कुछ भी पोस्ट करते हैं तो वो पूरा विश्व उसको देख रहा होता है। तो ऐसा क्यों नहीं हम करते? हम क्यों जो हमारी विदेशी वेशभूषा है, विदेशी संस्कृति है, बस उसी की ओर पीछे भागते चले जा रहे हैं। आज अगर हम सामाजिक उपादेयता की बात करें तो रामायण जो है अगर हम कहें तो उसको एक राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र के संदर्भ में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि सभी इन दोनों सब्जेक्ट्स में तो ज़रूर ही पढ़ाया जाना चाहिए रामायण। मतलब जितने पेपर्स होते हैं उसमें 1 यूनिट या 2 यूनिट आप रामायण को दे सकते हैं, इसी प्रकार से महाभारत को भी दे सकते हैं। अगर कुछ
हमें लगता है कि गलत है, तो गलत से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, सही से भी सीखते हैं कि हमें कैसा चरित्र होना चाहिए, राम का चरित्र होना चाहिए। हम विभीषण ने चाहे जितना अच्छा किया, पर हम विभीषण का चरित्र नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसने अपने भाई के साथ द्रोह किया, और उसको हम राजद्रोह भी कहते हैं। पर आज क्या है कि आज इसी देश में रहते हुए हम इस देश के टुकड़े होने की बात करते हैं। क्या वो राष्ट्रद्रोह नहीं है? वो राष्ट्रद्रोह है, पर उसके लिए क्या दंड है? कोई इस तरीके के जहाँ से भी ये आवाज़ें उठती हैं, क्या वो दंड मिलता है? दंड देने की जैसे ही प्रक्रिया शुरू होती है, उसके समर्थन में कई लोग आगे आ जाते हैं। तो समाज किधर जा रहा है, ये हमें ये रामायण हो चाहे महाभारत हो, वो हमें एक दिशा देते हैं। और रामायण में तो ये है कि जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि जितने भी रिश्ते हैं उनको कैसे जिया जाना है, ये आपको रामायण सिखाती है। कि एक पिता भी विवश है कि उसने वचन दे दिया कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यहाँ दिन भर में कितने वचन बनते हैं और कितने टूटते हैं। एक वचन का भी हम पालन पूरी अपने जीवन भर में भी नहीं कर पाते होंगे। पर एक पिता जिसने अपने उम्र के चौथे पन में अपने पुत्र को प्राप्त किया, इतनी तपस्या से, उसका भी उसको त्याग करना पड़ रहा है, बस इसलिए क्योंकि वो वचन दे चुके हैं। अब जैसे कैकेयी की बात आती है, तो कैकेयी सौतेली माँ होने के बावजूद बहुत अच्छी, मतलब एक तरीके से वो अच्छी माँ थी। बस ये कहा जाएगा कि सरस्वती जी ने उनकी बुद्धि उस समय भ्रष्ट कर दी मंथरा के माध्यम से, जबकि मंथरा भी रामचंद्र जी को मानती थी, कैकेयी भी बहुत मानती थी। पर ये पूरा है ना कि जो विधाता ने सोच रखा है, वो हम लोग के लिए जीवन में वो चीज़ें होती रहती हैं कि जो हम नहीं सोचे होते हैं, कल्पना भी नहीं किए होते हैं, वो हमारे जीवन में हो जाती है। तो वो तो प्रभु हैं और माता हैं, देवी हैं, तो उनका तो क्या जीवन चरित्र होना है। जब उन्होंने धरती पर अवतरण लिया है तो वो पहले से पूर्व रचित है, पर उसमें वो किस हर एक अपने उसमें जो भी उनका मार्ग है जीवन का पूरा, उसमें वो कुछ ना कुछ आपको उदाहरण उद्धृत करते चले हैं। उन्होंने अनसुईया का भी का उद्धार किया। उन्होंने शबरी जो उनकी राह देख रही थी, जैसा कि वंचित वर्ग से आती है, जिसको आज आप एसटी कहते हैं, आदिवासी, तो उनका भी उद्धार किया। उसके जूठे बेर खाए, जो सामाजिक समरसता की हम बात करते हैं, तो इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा सामाजिक समरसता का, कि शबरी के जूठे बेर खाए और लक्ष्मण जी ने नहीं खाए, तो उनको अपने प्राण तक गंवाने की नौबत आ गई थी। जैसे कहा जाता है ना कि वो संजीवनी बूटी जो खिलाई गई, अगर आपको पता हो, तो उसमें कि उन्होंने वो जो बीज फेंक दिए थे, तो उनका उसको कभी ना कभी उनको चुकाना पड़ा। मतलब आपको अपने कर्मों का फल कभी ना कभी चुकाना ही पड़ता है। तो रामायण हमें अच्छे कर्म करने की सीख देती है। और मॉरल साइंस की क्लासेस तो होती नहीं भाई, आपको जो है हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो भी आपको सब्जेक्ट्स में विषय आपने स्ट्रीम ली है, वो सारा का सारा नॉलेज, ज्ञान आप पर उड़ेल दिया जाता है, पर आपको जीवन कैसे जीना है यही नहीं सिखाया जाता है। और इसी वजह से आज के युवाओं में आत्महत्या की टेंडेंसी बढ़ रही है। आज के युवाओं में हिंसक प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, और आज के जो युवा हैं वो रिश्तों का मोल नहीं समझ रहे हैं। कि ऐसा नहीं है कि पहले के ज़माने में कुछ चीज़ें बर्दाश्त करके परिवार नहीं चलाना पड़ता था। रामचंद्र जी ने भी बर्दाश्त किया, दशरथ जी ने भी बर्दाश्त किया होगा, भरत ने भी हम बर्दाश्त ना कहें, एक आज मतलब कुछ चीज़ें उन्होंने त्याग किया होगा, हम उसको बर्दाश्त नहीं, त्याग कह सकते हैं, किया होगा। सभी चरित्रों ने कुछ ना कुछ त्याग किया, तब आज हम उनको याद कर रहे हैं। पर आज क्या है कि हम कुछ भी, जरा सा भी कुछ त्याग करना नहीं चाहते हैं, सिर्फ भोग की तरफ ही बढ़ना चाहते हैं। सब कुछ हमारा है, हम ही सब कुछ कंज्यूम कर लें, हम ही हर चीज़ का भोग कर लें। उससे क्या हो रहा है, पूरे सामाजिक ताना बाना तो टूट ही रहा है, पर उसके पहले पारिवारिक ताना बाना टूट रहा है ना। परिवार में अगर
4 रिश्तेदार रह रहे हैं तो वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं, उस परंपरा का पालन ही नहीं करना चाह रहे हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। और आजकल देखिए कि साल भर भी नहीं होता है और शादियां टूट रही हैं। तो इसका कारण ही मुख्य यही सब है, क्योंकि हमने अपने जो सिविक सेंस या कह रहे जो हम मॉरल साइंस नैतिक मूल्य हैं हमारे, उन नैतिक मूल्यों से हम बहुत दूर चलते चले जा रहे हैं। तो अगर हम रामायण, चाहे वो वाल्मीकि कृत रामायण हो या सरलतम रूप में हमें रामचरितमानस के रूप में हमें उपलब्ध है, आप उसकी 5 चौपाई अर्थ सहित, क्योंकि अर्थ सहित पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि अगर अवधि हमारी मतलब बोलचाल की भाषा है नहीं, हिंदी में हम बोल रहे हैं, लखनऊ हिंदी बोल, तो जो है उसको अगर आप 5 चौपाई अर्थ सहित पढ़ेंगे, आप उसको जितनी बार पढ़ेंगे आपको हर बार उसमें कुछ ना कुछ नया निकल के आएगा। और उसका 1% भी अगर आप अपने जीवन में उसका अपने आचरण में ले आते हैं तो समाज की बहुत सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी। महिला महाविद्यालय, या आप कहें जैसा पूर्व वक्ता ने कहा कि कन्या महाविद्यालय, तो कन्याओं का दायित्व तो और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप ही भावी पीढ़ी हैं और आप में अगर संस्कार नहीं होंगे तो जो विरूपित रूप अभी समाज का दिख रहा है, जिस दिशा में जा रहा है, इससे कहीं ज़्यादा भविष्य अंधकार में होगा। तो वो अंधकार में भविष्य ना हो, आगे रोशनी हो, उज्जवल भविष्य हो, उसके लिए ज़रूरी है कि हम विकास, आर्थिक समृद्धि के साथ साथ जो है अपना इन जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे मूल्य हैं, उनका भी विकास करें। और हमें विकास की वो दिशा चुननी चाहिए कि जो पाश्चात्य संस्कृति से ना प्रभावित होकर हमारी खुद की संस्कृति, क्योंकि अगर महाभारत रची गई तो उसमें या जो रामायण है तो उसमें खास तौर पे अगर राम राज्य की बात करते हैं, आज की सरकारें भी कहती हैं कि राम राज्य स्थापित करना है, विश्व गुरु बनना है, पर हम पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो कर ना तो राम राज्य स्थापित कर पाएंगे और ना ही विश्व गुरु बन पाएंगे। बस हम आंकड़ों के खेल में उलझे रह जाएंगे कि आज आर्थिक समृद्धि की दर 8% है, पर पिछले साल 10% थी और आज 5% हो जाएगी। तो उन आंकड़ों में ही हम उलझे रह जाएंगे और उससे कुछ गुणवत्तापूर्वक सुधार तो दिख नहीं रहा है। जब 10% की वृद्धि दर थी तब भी समाज में क्या गुणात्मक परिवर्तन हुए? परिवर्तनों में भी हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का ले लिया, मानव विकास सूचकांक, उसको भी यूएनओ ने, यूएनडीपी ने दिया, वो हम मांग रहे हैं। तो उसमें खाली शिक्षा, आप कितना जी सकते हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, शिक्षा, वो भी बस भारत के कंटेक्स्ट में देखिए तो किसी भी भाषा को थोड़ा सा लिख लें और बाकी पढ़ सकें, बस इतनी यही शिक्षा का लेवल। और जो है आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लिटरेसी रेट और आय कितनी है, बस इसी पे हमने अपने विकास को थाम सा दिया है। तो क्या यही विकास है? कहीं भी जीवन मूल्यों के बारे में बात आई? हमने क्या जीवन मूल्य को इस विकास में जोड़ा? कितने परिवार विखंडित हो रहे हैं? क्या इससे भी हम विकास माप सकते हैं कि नहीं? क्या हमारा समाज सही दिशा में जा रहा है? अगर जब हम इन चीज़ों को लेंगे तो हम उन चीज़ों को सहेजने की कोशिश भी करेंगे। तो हमें अपनी अंतर्दृष्टि होनी चाहिए। जब तक अंतर्दृष्टि हम नहीं विकसित करेंगे और पाश्चात्य संस्कृति के पीछे ही भागेंगे और उन्हीं के मॉडल्स को अपना कर चलेंगे, तो हम एक ना तो राम राज्य की स्थापना कर पाएंगे और ना ही हम विश्व गुरु बन पाएंगे। और हमें सिर्फ मार्ग दिखाना है, हम कभी भी विश्व विजेता बनने का सपना भारत ने नहीं देखा था। जो है अगर रामायण को इसीलिए आदर्श के रूप में देखा जाता है, सीता माता जो है आदर्श नारी के रूप में देखी जाती हैं और राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में देखे जाते हैं, क्योंकि हमें उन्हीं आदर्शों से लेकर चलना है। यहाँ तक कि महाभारत के जो भी चरित्र हैं उनको हम अपने आदर्श नहीं मानते हैं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ संपत्ति विवाद और वो बात अलग है कि जो सत्य है उसकी विजय हो, और पर संपत्ति विवाद ही है, राज का विवाद है, मैक्सिमम पूरी संरचना उसी पे है। तो इसलिए हमारा आदर्श ग्रंथ तो रामायण ही है। और ये अच्छा है कि आप लोग अभी उसी
को पढ़ें जिससे कि उसको सही से समझ सकें। क्योंकि ये बात सही है कि गूगल पे जो उपलब्ध है, जब हम लोग भी स्टूडेंट थे और मान लीजिए गूगल पे सर्च करते थे तो आपको उसका रामायण का नारीवादी रूप दिखा देंगे, फेमिनिज्म जोड़ेंगे, फिर अब फेमिनिज्म के लिहाज से सिर्फ राम में एक बुराई ही बताएंगे कि उन्होंने सीता माता को छोड़ दिया, पर उन्होंने सीता माता के लिए लंका को विध्वंस कर दिया, लंका पर विजय प्राप्त की, या वन वन विचरे, कितना किन किन कठिन पथों से वो आगे बढ़े। तो वो प्रेम नहीं दिखा लोगों को, बस लास्ट में माता जी को जंगल में जाना पड़ा वो दिखा। पर जंगल में वो गुरु के आश्रम में रही जहाँ पर उनके बच्चों की अच्छी शिक्षा हुई, जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति है। और ये बात बहुत सही है कि ये वाकई में सोचने लायक बात है कि हमेशा राज के पीछे विवाद होता रहा, पर रामायण में सभी के इतने पुत्र थे पर कभी विवाद की बात नहीं आई। ये जब भाई साहब लोगों ने कहा तो ये बात वाकई में सोचने वाली है कि कभी भी हमने ये नहीं जाना कि अगर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भी 4 भाई थे, उनके भी और पुत्र थे, पर उनमें कभी आपस में विवाद या आपस में झगड़ा नहीं हुआ राजपाट को लेकर। तो आप सोचिए कितना बढ़िया पॉलिटिकल मैनेजमेंट होगा कि अलग अलग सबको उनका बराबरी से हिस्सा दे दिया गया। और तो एक अगर हम देखना चाहें तो पॉलिटिकल मैनेजमेंट, सोशल मैनेजमेंट, तो उसके लिए रामायण जो है बहुत ही सही ग्रंथ है। और क्योंकि वाल्मीकि रामायण है तो काव्य रूप में है, तो वो तो संस्कृत वाले ही पढ़ पाएंगे और उसके लिए संस्कृत जानना जरूरी है और आपको जानना भी चाहिए। और इसी के साथ हमारे जो भी विद्वत अतिथि वक्ता हमारे समक्ष आए, मैं नवयुग कन्या महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपने विद्वत व्याख्यान से हमारे शिक्षिकाओं का, हमारी छात्राओं का ज्ञानवर्धन किया। आप सभी को नमस्कार है। और सभी छात्राएं जो अभी तक बैठी हैं उनको भी धन्यवाद कि वो अभी तक सुन रही हैं। ये भी नहीं हम चाहते कि आप बैठी रहें और परसीव ना करें, परसीव मतलब उसको अपने अंदर ले ही ना। तो कान से के बीच में दिमाग भी आता है, तो कान से दिमाग में जाए और यहीं रह जाए, यहाँ से निकले नहीं, ऐसा वाला सुन रही थी अगर, तो मुझे लगता है कि अगर 1-2% क्या, मैं तो चाहूँगी कि और प्रतिशत आपके अपने लाइफ में अगर आप ले आती हैं तो ये इस संगोष्ठी की और इस संस्था की भी सफलता हो। धन्यवाद।